नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च ओनियन मॉडल के बारे में समझेंगे, या इसे जिसे हिंदी में रिसर्च ओनियन मॉडल या शोध प्याज मॉडल कहते हैं। शोध प्याज मॉडल को सबसे पहले किसने लाया था? तो सबसे पहले उन्होंने सैंडर्स लुइस और थार्नहिल्स ने लाए थे। सैंडर्स लुइस और थार्नहिल्स अनुसंधान या शोध प्याज मॉडल जिसे कहते हैं, या इसी को रिसर्च ओनियन मॉडल। अब ध्यान रखो, ये कौन सी पुस्तक में आई थी? तो रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट द्वारा लाई गई थी। रिसर्च ओनियन मॉडल को लाया ही क्यों गया था? तो रिसर्च ओनियन मॉडल जो था आपका इसलिए लाया गया था ताकि उसमें यह बताया गया था कि कोई भी रिसर्च या शोध कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको समझाया गया था कि यह शोध प्याज मॉडल एक ऐसा ढांचा या स्ट्रक्चर है जो दिखाता है कि कोई भी रिसर्च या शोध कैसे स्टेप बाय स्टेप की जाती है। ठीक, इतना समझ आया? जैसे प्याज में आपकी परतें होती हैं, जब आप प्याज को वो कवर निकालते हो उसका, तो उसके अंदर परत होती है, उसी तरह बाहर से अंदर की तरफ आप जाते हो प्याज में भी। तो वैसे ही रिसर्च ओनियन मॉडल भी 6 परत होते हैं। यह रिसर्च ओनियन मॉडल जो होता है बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले जो रिसर्च मॉडल होगा उसमें 6 परतें हैं रिसर्च ओनियन मॉडल में। तो ध्यान रखते हैं कौन कौन सा आपका रिसर्च वो स्टेप है। तो पहला आपका है, ये ट्रिक आपको याद करने का, पास STT। तो पास जो होता है, पी का मतलब होता है रिसर्च फिलॉसफी या इसी को शोध दर्शन कहते हैं। जो ए का मतलब होता है वो अप्रोच होता है। अब ध्यान रखो, रिसर्च अप्रोच या दृष्टिकोण, आप कौन से दृष्टिकोण को अपनाएंगे। ठीक, अब चॉइस जो आपका होता है, सी फॉर चॉइस, आप कौन कौन से वो चॉइस करेंगे कि मोनो मेथड, या फिर उसको क्या कहते हैं मिक्स मेथड, या फिर मल्टी मेथड। अब रिसर्च स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होगी? रिसर्च स्ट्रैटेजी, एस का मतलब क्या होगा? स्ट्रैटेजी। तो शोध रणनीति आपकी कौन कौन सी होगी? केस स्टडी आप अपने रिसर्च में अपनाएंगे, या सर्वे मेथड अपनाएंगे, या क्वेश्चन वाला अपनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं डाक प्रश्नावली या क्वेश्चनरी या प्रश्नावली कहते हैं। आप टाइम हॉरिजॉन कैसा रखेंगे? आप एक ही साथ है कई चरों का अध्ययन करेंगे, या एक ही चर पे लंबे समय तक का अध्ययन करेंगे? इसी को क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो टेक्निक एंड प्रोसीड्यूरस होता है, तकनीकी और प्रक्रिया आपकी जो होती है, आप डाटा को कैसे इकट्ठा करेंगे और उसका कैसे विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में समझाया गया है। तो हम सबसे पहले अपने रिसर्च फिलॉसफी पे चलते हैं। रिसर्च फिलॉसफी क्या होती है, पहले एक इमेज के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। अब इसमें 6 स्टेप होता है। कौन कौन से स्टेप? रिसर्च फिलॉसफी आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है रिसर्च फिलॉसफी। आपका दूसरा स्टेप आपका क्या है? अप्रोच है, ये दूसरा अप्रोच। तीसरा स्टेप आपका क्या है? रिसर्च चॉइस या मेथोडोलॉजिकल। ठीक, तो इसमें कौन कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे? मोनो, यहाँ पे मोनो, मल्टी दिया है, मिक्स दिया है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। चौथा स्टेप आपका स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए? तो आप कौन कौन से स्टडीज, केस स्टडी लेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी यूज करेंगे, ये क्या स्ट्रैटेजी है आपके रिसर्च की। तो ये चौथा स्टेप हो गया। अब ध्यान रखो, जो टाइम हॉरिजॉन होता है कि लॉन्गिट्यूडनल करेंगे या क्रॉस सेक्शनल करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल जब एक ही चर पे लंबे समय तक अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल उसे कहते हैं जब एक ही समय पे बहुत सारे चरों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। अब टेक्निक क्या होता है आपका? क्या कहते हैं तकनीकी आप कैसे करेंगे और क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? तो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस जब जिसमें आता है, उसी को क्या कहते हैं? टेक्निक और प्रोसीड्यूरस कहते हैं। तो ये आपका 6वां स्टेप हो गया। अब ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो। अब इस चीज़ को समझना, आप ये सारा इरेज करके समझाते हैं आपको। ये जो आपका है, या ओनियन मॉडल में आप क्या कर रहे हो? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो। पहला स्टेप आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप आपका ये, चौथा आपका ये, 5वां और ये 6वां स्टेप। तो ध्यान रखो, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ। अब ध्यान रखो, ये ओनियन जो मॉडल है एक ऐसा ढांचा है, आप समझो इस चीज़ को, एक ऐसा ढांचा है जो इसमें बताया गया है कि रिसर्च के कौन कौन से स्टेप कैसे फॉलो करना है। ठीक, कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है। तो हम एक एक स्टेप को समझते हैं। तो जो पहला स्टेप आपका है, रिसर्च फिलॉसफी या शोध दर्शन जिसे कहते हैं। पहला स्टेप रिसर्च
फिलॉसफी, या इसी को क्या कहते हैं, शोध दर्शन कहते हैं, शोध दर्शन। अब ध्यान रखो, शोध दर्शन क्या होता है आपका, शोध दर्शन क्या होता है आपका, रिसर्च को देखने का नजरिया आपका कैसा है, रिसर्च को देखने का नजरिया कैसा है, रिसर्च को देखने का नजरिया कैसा है, रिसर्च को देखने का नजरिया कैसा है, देखने का नजरिया क्या है आपका, देखने का नजरिया क्या है। तो इसमें दो मेथड या बहुत मेथड बताया गया है, जिसमें हम दो मेथड पे मतलब चर्चा करेंगे, एक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पे। जो पहला आपका है पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म या इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक, प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक, सकारात्मक। अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है सकारात्मक में, यह एक ऐसा नॉलेज है जो दिखाई दे, जो दिखाई देता है या जिसको मापा जा सकता है या इसको वैज्ञानिक द्वारा साबित किया जा सकता है, वैज्ञानिक रूप से क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, इसी को पॉजिटिविज्म कहते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे, यह एक ऐसा नॉलेज है, यह एक ऐसा नॉलेज है, ऐसा नॉलेज है, नॉलेज या ज्ञान है जो दिखाई दे, जो दिखाई देता है, दिखाई दे या जिसे मेजर किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, और या फिर जिसे मापा जा सकता है या जिसे वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है, या जिसे वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है, वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, जा सकता है, इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म। अब जो दूसरा आपका है पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ध्यान रखो इसे, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है आपका, प्रत्यक्षवाद या इसी को क्या कहते हैं, उत्तर सकारात्मक, उत्तर सकारात्मक, सकारात्मक कहते हैं। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, यह मानता है कि सच्चाई को पूरी तरह नहीं जान सकते हैं लेकिन उसके करीब हम पहुंच सकते हैं। यह मानता है कि, यह मानता है कि सच्चाई को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, सच्चाई को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता है, लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके करीब या नज़दीक पहुंचा जा सकता है, जा सकता है। अब ध्यान रखो, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव। एक तीसरा जो आपका इंटरप्रेटिविज्म, यह व्यक्ति पे निर्भर करता है कि कौन किस तरह किसी चीज़ को डिफाइन करता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब व्यक्ति और व्यक्ति पे हर व्यक्ति अपना अलग अलग व्याख्या करेगा किसी चीज़ को लेके, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं, वो क्वालिटेटिव होता है। ध्यान रखो, अब पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक डिफरेंस देख लेते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में अंतर लिखा गया है। अब ध्यान रखो, जो पॉजिटिविज्म होता है ये लोग क्या करते हैं, साइंस पे विश्वास करते हैं। अब ध्यान रखो, ये लोग क्या करते हैं, साइंस पे विश्वास करते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है, ये लोग सोशल साइंस पे विश्वास करते हैं। अब ध्यान रखो, जो पॉजिटिविज्म है
वो डिडक्टिव अप्रोच अपनाता है। डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिव अप्रोच अपनाता है। मतलब पर्टिकुलर आपके पास क्या होगा, छोटा सा इन्फॉर्मेशन होगा, उस छोटे से इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप क्या करेंगे, एक जनरल थ्योरी बनाएंगे। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका इंडक्टिव अप्रोच अपनाएगा, जबकि पॉजिटिविज्म डिडक्टिव। पॉजिटिविज्म आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, क्योंकि डिडक्टिव थ्योरी के अंदर क्या होता है, मात्रात्मक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डिडक्टिव थ्योरी, और जहाँ डिडक्टिव थ्योरी होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। और फिर क्या होगा, पॉजिटिविज्म आपका स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। कहने का सेंस समझो, आपका कोई क्वेश्चन है, मान लो एक स्ट्रक्चर वे में है कि कोई चीज़ एक अच्छे सीक्वेंस में लगा है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म अनस्ट्रक्चर होता है, और ये क्वालिटेटिव होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये क्वालिटेटिव होता है, या इसी को क्या कहते हैं, गुणात्मक। अब जो चौथा अंतर है आपका, ये स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिविज्म, तो ये अनस्ट्रक्चर या असंरचित होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड या असंरचित होता है। इंटरप्रेटिविज्म भी समझ लेते हैं यहीं पे। जो तीसरा आपका है, इसी में फिलॉसफी का जो तीसरा वो फिलॉसफी आपका इंटरप्रेटिविज्म। प्रिटिविज्म। अब ध्यान रखो, यह जो सच्चाई होती है व्यक्ति पे निर्भर करती है। हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई होती है, हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई होती है, अपनी सच्चाई होती है। अब समझो कैसे, मान लो आप किसी चीज़ को, मान लो प्रोडक्ट है सामने, तो जो तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति उस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, वो कुछ और बताएगा पहला वाला पर्सन, दूसरा वाला पर्सन कुछ किसी और तरीके से डिफाइन करेगा, जो तीसरा पर्सन होता है वो किसी और तरीके से डिफाइन करेगा। इसी को कहते हैं इंटरप्रिटिविज्म। हर व्यक्ति अपने तरीके से व्याख्या करता है, और इसीलिए क्या है, ये क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसमें ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। अब ये हो गया जो रिसर्च ओनियन मॉडल का जो दूसरा स्टेप है आपका, वो अप्रोच है। तो जो दूसरा स्टेप आपका है, सेकंड स्टेप आपका क्या है, रिसर्च अप्रोच है। रिसर्च अप्रोच, या इसी को क्या कहते हैं, शोध दृष्टिकोण। शोध दृष्टिकोण, शोध दृष्टिकोण, या इसी को नजरिया कहते हैं, हिंदी में नजरिया या दृष्टिकोण। अब ध्यान रखो, रिसर्च करने का तरीका आप क्या अपनाएंगे, जो शोध करने का तरीका क्या अपनाते हैं, शोध करने का तरीका क्या है आपका। अब ध्यान रखो, इसमें कौन कौन से तरीके आते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर समझेंगे। इसमें ध्यान रखते हैं कि अप्रोच में कौन कौन से अप्रोच आते हैं। तो पहला आपका अप्रोच आता है इंडक्टिव, जिसे आगमनात्मक कहते हैं, आगमनात्मक। दूसरा आपका कौन सा है, डिडक्टिव, जिसे निगमनात्मक कहते हैं, डिडक्टिव, या जिसे निगमनात्मक कहते हैं। अब ध्यान रखो, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। इसी में और तीसरा जो आपका आता है, क्या आता है, क्वांटिटेटिव, या इसी को क्या कहते हैं, मात्रात्मक। ध्यान रखना, ये अप्रोचेज हैं। जो चौथा आपका अप्रोच है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, या इसी को क्या कहते हैं, गुणात्मक, जहाँ सिर्फ गुणों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक में सिर्फ जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसे आंकड़ों में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उसे मात्रात्मक कहते हैं। गुणात्मक सिर्फ गुणों या भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव को समझते हैं। तो इंडक्टिव आपका क्या है, डिडक्टिव क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में पहले समझते हैं। इंडक्टिव और ये डिडक्टिव यहाँ पे लिखते हैं।
डिडक्टिव। अब ध्यान रखो, इंडक्टिव क्या है आपका? आगमनात्मक है, आगमनात्मक है। और जो डिडक्टिव आपका है वो निगमनात्मक है, निगमनात्मक, निगमनात्मक। अब ध्यान रखो, इंडक्टिव आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखो इसमें क्या लिखता है। इंडक्टिव में क्या आपके पास होता है, एक आई से आप क्या निकालो, इन्फॉर्मेशन निकालो। तो आपके पास कोई छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन, या इसी को कहते हैं, अब जो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है इसी को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर या इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक है। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, आप इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या होती है, जनरल होती है, जो हर जगह अप्लाई किया जा सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर से कहाँ जा रहे हैं, जनरल की तरफ जा रहे हैं, जिससे ध्यान रखो, विशिष्ट से आप सामान्य की तरफ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट से जनरल को क्या कहते हैं, सामान्य की तरफ है। यही क्या कहलाता है, इंडक्टिव अप्रोच कहलाता है। अब ध्यान रखो आप, जो इंडक्टिव होता है उसमें हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और जो डिडक्टिव होता है उसमें हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, वेरीफाई किया जाता है। समझो इस चीज़ को कैसे, जो डिडक्टिव होता है वो जनरल होता है, जो हर जगह अप्लाई होता है, जो थ्योरी ऑलरेडी बना हुआ उसी को क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर। अब ध्यान रखो, जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है, या इसी को सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ है। जो इंडक्टिव होता है, एक उदाहरण के तौर पे समझो इंडक्टिव को, जब आप पीएचडी करते हैं, ठीक ना, आप पीएचडी जब भी करते हैं तो आप अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसी पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आप उस एक पर्टिकुलर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपका समस्या है, टॉपिक को क्या कहते हैं, समस्या। अब उस समस्या के बारे में पूरा 4 साल 5 साल आप रिसर्च करते हैं, ठीक। अब उसको क्या बनाना है, थ्योरी बनाना है, तो उसी को क्या कहते हैं, वहीं पे इंडक्टिव अप्रोच आप प्रयोग कर रहे हैं पूरा। ये चीज़ समझ आ रहा है ना, कि जब पीएचडी में आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं 4 साल 5 साल 3 साल जो भी आप समय दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, थ्योरी बना रहा है। तो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या उसी को पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और उसी के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, इसी को इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। अब यहाँ पे जब आप रिसर्च करते हैं, एक हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाए रहते हैं कि आप ऐसे ऐसे कोई रिसर्च करेंगे। हाइपोथेसिस मतलब पहले ही आप कल्पना कर लेते हैं, पहले ही क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि मेरा रिसर्च ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ध्यान रखो, डिडक्टिव में क्या होता है, पूरा थ्योरी बना है ऑलरेडी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या ये थ्योरी सही है या नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस को क्रॉस चेक करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन कर देता है कि हाइपोथेसिस को चेक किस में किया जाता है, तो डिडक्टिव में चेक किया जाता है। हाइपोथेसिस को चेक किस में किया जाता है, हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है, हाइपोथेसिस, या इसी को ध्यान रखना, हाइपोथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्राकल्पना कहते हैं, या उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना मतलब प्राग मतलब प्रारंभिक, कल्पना मतलब पहले ही क्या कर रहे हैं आप, विचार बना ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हाइपोथेसिस को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है, बनाते हैं। हाइपोथेसिस को आप फिर समझो, हाइपोथेसिस क्या होता है आपको, हाइपो मतलब होता है और थेसिस, तो हाइपो को हिंदी में कहते हैं प्राकल्पना। तो प्रा का जो अर्थ होता है प्रारंभिक, कल्पना मतलब विचार है। तो आप कोई टॉपिक लिए, उस टॉपिक के बारे में ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये टॉपिक ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। ये चीज़ क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। जो अप्रोच में दूसरा टॉपिक आपका था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसको भी समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। रिसर्च, यहाँ पे भी रिसर्च। अब ध्यान दो, क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं, मात्रात्मक, मात्रात्मक। क्वालिटेटिव को गुणात्मक।
अब ध्यान दो एक एक चीज़ को, पहले पहले क्वांटिटेटिव को समझ लेते हैं, फिर क्वालिटेटिव को। जो मापने योग्य होता है मात्रात्मक शोध इसे कहते हैं। पहला पॉइंट इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक शोध कहते हैं। मात्रात्मक शोध कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है? इसमें संख्या होती है, तो संख्यात्मक डेटा का प्रयोग करते हैं। संख्यात्मक डेटा का प्रयोग करते हैं। संख्यात्मक डेटा का प्रयोग। अब ध्यान रखो, जो तीसरा है वो आपको यह मापने योग्य होता है। यह मापने योग्य होता है। मापने योग्य होता है। अब ध्यान रखो, जो चौथा है आपका, इसकी प्रकृति कैसी है? ऑब्जेक्टिव होती है। इसका जो प्रकृति है वस्तुनिष्ठ होता है। ऑब्जेक्टिव या इसी को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ। अब ध्यान रखो, जो पांचवा ये है, यह संचरित होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। स्ट्रक्चर्ड या संचरित होता है। अभी संचरित आपको ऊपर बताया गया है कि संचरित क्या होता है, एक सीक्वेंस में होना इसको कहते हैं। जो छठवां पॉइंट आपका, यह डिडक्टिव या डिडक्टिव मतलब निगनात्मक प्रयोग करता है, निगनात्मक अप्रोच का प्रयोग करता है। डिडक्टिव या इसी को क्या कहते हैं? निगनात्मक। अब ध्यान दो, जो क्वालिटेटिव होता है आपका, ध्यान रखो यहाँ पे। अब इसका पहला चीज समझो, यह गुणात्मक शोध होता है। गुणात्मक शोध होता है पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट होता है, इसे संख्या में मेजर नहीं कर सकते। इसमें संख्यात्मक डेटा का प्रयोग नहीं करते। इसमें संख्यात्मक डेटा का प्रयोग नहीं करते। संख्यात्मक डेटा का प्रयोग नहीं करते। डेटा का प्रयोग नहीं करते। नहीं करते। अब जो तीसरा पॉइंट है, यह मापने योग्य नहीं होता, क्योंकि गुणों को आप माप नहीं सकते हैं, तो यह मापने योग्य नहीं होता है। यह मापने योग्य नहीं होता है। अब चौथा पॉइंट समझो इसका, इसकी जो प्रकृति होती है सब्जेक्टिव होती है। कहने का सेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सब्जेक्टिव और वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में समझो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बायसनेस होता है, मतलब अनबायस होता है। इसमें क्या होता है, आप पक्षपात नहीं कर पाते हैं। पक्षपात क्या होता है आप समझो, आप किसी एक चीज़ से अटैच हो, आप एक रिलीजन से अटैच हो, समझो, क्योंकि ये कॉमन टर्म है। तो आप मान लो हिंदू हो, अब कोई मुस्लिम आपके सामने आ गया, तो आप क्या करोगे? हिंदू वाला एक लड़का खड़ा है, आप एक मुस्लिम वाला लड़का खड़ा है, तो आप कर क्या रहे हो? एक अटैच क्या होता है, आप हिंदू धर्म से अटैच हो तो सबसे पहले आप किसे प्रीफर करोगे? हिंदू धर्म को प्रीफर करोगे। या अपना दोस्त ही दो खड़े हैं, एक थोड़ा जिससे आप मिलता जुलता, आप बहुत कम मिलते जुलते हैं, एक जिससे आप डेली मिलते हैं। आपका दो दोस्त हैं जिससे कम मिलते जुलते हैं, उसे पहले प्रीफर नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे ये बहुत दिन बाद आया। लेकिन जो पहला प्रीफर आपका जो डेली मिलता है, उससे आप प्रीफर पहले करेंगे। वो आप क्या है, बायस हो गए वहाँ पे। लेकिन जब बायस नहीं होते हैं, पक्षपात नहीं होते हैं, जब दोनों को एक समान ट्रीट करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? अनबायस या पक्षपात रहित कहेंगे। तो ध्यान रखो, यह इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव या इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्ति मतलब, ध्यान रखो, व्यक्तिनिष्ठ। यह पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वैरी करता है। जो पांचवा पॉइंट होता है, यह अनस्ट्रक्चर होता है, क्योंकि गुणों के आधार पर तो ये सीक्वेंस हो ही नहीं पाएगा कि कभी बात वो इधर लिख दी गई, इधर लिख दी गई, तो उसको क्या कहता है? क्यों अनस्ट्रक्चर वे में है। अनस्ट्रक्चर्ड या असंचरित वे में है। असंचरित। अब इसमें जो छठवां पॉइंट है आपका, वह इंडक्टिव चीज का प्रयोग करता है। इंडक्टिव या आगमनात्मक विधि का। इंडक्टिव या इसी को क्या कहते हैं? आगमनात्मक। ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान रखिएगा और एक एक चीज़ को लिख के अपने नोट्स में रख लीजिएगा, क्योंकि ये रिसर्च में जो होता है ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जब आता है कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, साइंटिफिक क्या होता है, ये चीज़ें आपको कीवर्ड ढूंढना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप जो आपका चॉइस है, रिसर्च चॉइस है। थर्ड स्टेप आपका रिसर्च ओनियन मॉडल का जो है रिसर्च चॉइस है, रिसर्च चॉइस। अब ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं, शोध चयन, शोध चयन। अब ध्यान रखते हो इसमें आप, इसमें ये होता है कि शोध जो रिसर्च चॉइस है या शोध चयन है, इसमें कौन सी पद्धति या तरीका को चुनते हैं। तो इसमें कई तरीके दिए गए हैं, आप उस चीज़ को अभी समझते हैं। कौन सी पद्धति, कौन सी पद्धति या तरीका चुने, तरीका चुने। अब इसमें कौन कौन से तरीके हैं उसको समझते हैं। आपका पहला आपका है मोनो मेथड, ठीक। आपका जो दूसरा तरीका है मल्टी मेथड, मल्टी मेथड। जो तीसरा आपका तरीका है मिक्स मेथड, मिक्स मेथड। अब ध्यान रखो, मोनो मेथड केवल क्या है, एक है। मोनो मतलब एक होता है, मल्टी मतलब आप दो, एक से अधिक तरीके, मतलब एक से अधिक तरीके। मिक्स मेथड में दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। लेकिन ध्यान रखो, मोनो मेथड क्या होता है, मिक्स मेथड क्या होता है, अब क्या, और मल्टी मेथड क्या होता है। अब ध्यान रखो, जो मोनो मेथड होता है, यहाँ पे लिखते हैं मोनो मेथड, मोनो मेथड। मोनो मेथड मतलब क्या होता है, केवल एक, केवल एक विधि का प्रयोग करो। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ क्वालिटेटिव, यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ आप एक विधि का प्रयोग करो, सिर्फ एक विधि का प्रयोग करो, एक विधि या मेथड का प्रयोग करो, एक विधि का प्रयोग, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या गुणात्मक, या तो गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करो, या तो क्वांटिटेटिव या तो मात्रात्मक। अब ध्यान रखो, इसमें कोई एक विधि का प्रयोग करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, मोनो मेथड कहते हैं। जो दूसरा आपका है मल्टी मेथड, मल्टी मेथड, जो क्या होता है, दो होता है। मल्टी मतलब मिक्स, मतलब मल्टी मतलब दो, ठीक ना, क्योंकि दो ही मेथड है, या तो गुणात्मक या तो मात्रात्मक। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दो कर देंगे। अब ध्यान रखो, एक ही, क्या कहते हैं, एक ही, एक से अधिक तरीके का प्रयोग करते हैं, या एक ही प्रकार के रिसर्च में। समझो इस चीज़ को, मान लो एक ही रिसर्च कर रहे हो, उसमें या तो सिर्फ है क्वालिटेटिव करो, क्वालिटेटिव में आप जो भी रिसर्च आते हैं, या क्वांटिटी में, जैसे क्वांटिटी में आपका सर्वे आ जाएगा, प्रश्नावली आ जाएगा। ये चीज़ क्या है कि आप उसी चीज़ का प्रयोग करो, मतलब एक ही विधि। क्वालिटेटिव में भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, क्वांटिटी में भी कई रिसर्च के टाइप होते हैं। तो आप एक ही स्टडी में क्या कर रहे हो, क्वांटिटी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो जो उसके मेथड अलग अलग टाइप हैं उसको प्रयोग कर सकते हो। तो समझो आप इस चीज़ को। अब ध्यान रखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के रिसर्च में, सिर्फ एक ही प्रकार के रिसर्च में, एक ही प्रकार के रिसर्च में, रिसर्च में क्या करते हो, कोई चीज़ स्टडी करो तो उसमें क्या हो, या तो सिर्फ क्वालिटेटिव का प्रयोग करो, या तो सिर्फ गुणात्मक प्रयोग करो, गुणात्मक, या तो मात्रात्मक। ध्यान रखो, मोनो और मल्टी में क्या अंतर है।
आप उसमें भी एक विधि का प्रयोग करें, इसमें भी एक प्रकार के रिसर्च में एक ही विधि का है, लेकिन इसमें जो अलग अलग टाइप है गुणात्मक में अलग है। तो मात्रात्मक में जैसे समझो आप कोई रिसर्च एक ही स्टडी कर लिए, उसमें सर्वे का भी प्रयोग करो या प्रश्नावली का, लेकिन ध्यान रखो जो मोनो होता है उसमें सिर्फ क्वालिटेटिव या क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन मल्टी में एक ही प्रकार के रिसर्च में क्या करते हैं, या तो गुणात्मक या तो मात्रात्मक है, दोनों में से कोई एक, लेकिन उसके टाइप जो है वो अलग अलग होने चाहिए, दो होने चाहिए। ठीक। अब तीसरा जो आपका आता है मल्टी मल्टी मेथड मल्टी मेथड। अब ध्यान रखो इसी को क्या कहते हैं, मिश्रित पद्धति। अब यहाँ पे रखो, ध्यान रखो, जब आप रिसर्च करते हैं कोई भी चीज़ आप करो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटी दोनों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पे लिखते हैं इस रिसर्च इसमें आप मतलब यहाँ पे लिखते हैं कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो, कोई भी रिसर्च में मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं और गुणात्मक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, गुणात्मक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखो गुणात्मक और मात्रात्मक तो समझ लियो आप लोग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। एक उदाहरण समझो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो ना, आप कोई रिसर्च किए तो पहले आप क्या किए, डाटा कलेक्ट कर लिए, बाद में क्या हुआ, इंटरव्यू ले रहे हो। पहले कोई रिसर्च आप कर रहे हो, ठीक, ये आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक ना, तो इसमें क्या कौन कौन सा, पहले आप डाटा कलेक्शन कर लिए, डाटा कलेक्शन, ये क्या होगा, डाटा कलेक्शन आप क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड से कर लिए। अब ध्यान रखो जो बाद में इंटरव्यू ले रहे हो वो क्या क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव, ठीक। और जो इंटरव्यू ले रहे हो बाद में, यहाँ पे इंटरव्यू को क्या कहते हैं, साक्षात्कार। जो इंटरव्यू ले रहे हो आप वो क्या है आपका, गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक। अब आपको समझ आ गया मोनो, मल्टी या मिक्स मेथड क्या होते हैं। अब चलते हैं अपने चौथा स्टेप है आपका रिसर्च स्ट्रैटेजी। क्या है आपका चौथा स्टेप। फोर्थ स्टेप आपका क्या है, जो होता है आपका रिसर्च स्ट्रैटेजी। रिसर्च स्ट्रैटेजी या इसी को क्या कहते हैं, शोध रणनीति। शोध रणनीति। अब ध्यान रखो शोध रणनीति में कौन कौन से आते हैं। आप रिसर्च करने की योजना क्या बना रहे हैं, रणनीति मतलब क्या होता है, आप योजना किसी चीज़ की बनाते। अब आप समझो जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका भी तो एक वो होगा ना कि किस योजना से पढ़ें, कैसी रणनीति बनाएं कि इस बार एग्जाम दिसंबर 2025 आपका क्या हो, क्लियर हो जाए, नेट हो या जेआरएफ हो, मतलब क्लियर हो जाए, आप ऐसी रणनीति बनाते हो। तो उसी तरह रिसर्च करने का जो चौथा स्टेप है आपका रिसर्च स्ट्रैटेजी। रिसर्च करने की योजना क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना। रिसर्च की योजना क्या होती है, रिसर्च या शोध की योजना, रिसर्च या शोध की योजना क्या हो, शोध की योजना क्या हो, योजना क्या हो। अब इसमें दो हैं, जो पहला आपका है, नहीं इसमें कई होते हैं, ये जैसे केस स्टडी, सर्वे, क्वेश्चनरी, एक्शन रिसर्च, इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, रिसर्च रणनीति आते हैं या शोध, रिसर्च क्या स्ट्रैटेजी या शोध रणनीति आते हैं। तो पहला आपका केस स्टडी। केस स्टडी को आगे पढ़ा जाएगा क्या होता है। अब ध्यान रखो
केस स्टडी मतलब क्या होता है कि एक ही मामले में गहन अध्ययन करना। अब एक ध्यान से एग्जाम्पल सुनना है, एक मतलब ट्रिक भी है। अब मान लो क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर गया है, समझो इस चीज़ को, कोई व्यक्ति मर गया, उसके एक एक पहलू को जानते हैं ना। पुलिस वाला आता है तो क्या बोलता है, तो ये बोलते हैं वे लोग कि ये आत्महत्या क्यों किया, या फिर जो भी डेड बॉडी है उसका एक क्या कहते हैं, एक मार्क बना लेते हैं उस जगह का, और उसके बाद सर्च करने लगते हैं, एक एक पहलू का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, केस स्टडी। एक ही पहलू का एकदम गहन अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं, केस स्टडी। सर्वे आपका क्या होता है, सर्वे, एक सर्वे चलता है ना कि जैसे फ़ोन कॉल से आप लोग ये चीज़ करना चाहते हो तो एक मिस कॉल दें। आजकल ये चलता है ना, मार्केटिंग के लिए सर्वे चलता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो आपको इसको कितना रेट करना चाह रहे हो, ये सर्वे होता है। आप हर जगह आपका सर्वे चलता है। यूट्यूब ही आप देखते हैं तो वहाँ पे भी एक आता है ऑप्शन कि वेरी पुअर, पुअर, गुड, वेरी गुड, वेस्ट। उसमें भी आप क्या करते हो, वो स्किप कर देते हैं, वो भी क्या होता है, सर्वे होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्वे। अब प्रश्नावली, जिसे क्या कहते हैं, क्वेश्चनरी। केस स्टडी को, केस स्टडी, केस अध्ययन, सर्वे आपका सर्वे हो गया, क्वेश्चनरी, या इसी को क्या कहते हैं, प्रश्नावली, 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 या इसी को क्या कहते हैं, डाक प्रश्नावली, क्योंकि ये डाक के माध्यम से भेजी जाती थी। इसको आगे पढ़ा जाएगा, डाक प्रश्नावली क्यों कहते हैं, डाक प्रश्नावली। अब जो ध्यान से समझो, जो आपका चौथा स्टेप है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो पांचवा स्टेप आपका है, टाइम हॉरिजॉन्स है, समय सीमाएं। जो पांचवा स्टेप आपका है, टाइम हॉरिजॉन। फिफ्थ स्टेप, टाइम हॉरिजॉन, टाइम हॉरिजॉन्स, हॉरिजॉन्स या समय सीमाएं, समय सीमाएं। इसमें दो तरीके आते हैं। अब आप रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें आप क्या, टाइम तो लिमिट होनी चाहिए ना। आप कितने समय तक रिसर्च करना चाहते हो, या कुछ समय 6 महीने में ख़त्म करना चाहते हो, या फिर बहुत समय, लंबे समय तक 2-3 साल 4 साल तक ले जाना चाहते हो, ये ध्यान रखना। तो रिसर्च में टाइम लिमिट होता है, तो आप कौन से टाइम को सेलेक्ट कर। रिसर्च कितने समय तक की जा रही है, शोध, शोध कितने समय तक की जा रही है, कितने समय तक की जा रही है। अब इसमें दो दिया है। पहला आपका दिया है क्रॉस सेक्शनल, दूसरा आपका दिया है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल, या इसी को कहते हैं एक समय पे, एक समय पर। अब जो दूसरा आपका दिया है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, या इसी को लंबे समय तक बोलते हैं, या इसी को अनुदैर्ध्य बोलते हैं, लंबे समय तक, लंबे समय तक। अब ध्यान रखो, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, लंबे, वो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल को समझते हैं। जो क्रॉस सेक्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल। अब ध्यान रखो, जब एक समय पे, यहाँ पे ध्यान रखना, समय पे ध्यान रखना, क्योंकि टाइम हॉरिजॉन है। जब एक ही समय पे कई चरों का अध्ययन कर लिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, एक ही समय पे जब बहुत सारे चरों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, जब एक ही समय पे, टाइम पे ध्यान रखिएगा, एक ही समय पे, एक ही समय पर बहुत सारे चरों का अध्ययन किया जाता है, बहुत सारे चर या वेरिएबल उसे कहते हैं, चरों का या वेरिएबल का, चरों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है,
तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो दूसरा आपका है लॉन्गिट्यूडनल, टूडनल। अब ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य या लंबे समय तक। जब एक ही चर का बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, दोनों चीज पे ध्यान रखना, समय पे कब क्या कह रहा है? क्रॉस सेक्शनल पे एक समय पे, और जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये निमोनिक ये बना है कि लॉन्ग समय तक, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। एक ही चर का लॉन्ग टाइम तक स्टडी करोगे, उसी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। एक ही चर का जब एक ही चर का लंबे समय तक स्टडी करते हैं, लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, यहाँ पे भी टाइम पे क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। लंबे समय तक अध्ययन करते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब इसमें एक बार अंतर समझ लिया जाए कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक तरफ, और एक तरफ क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल। अब इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल को ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स। अब ध्यान रखो, जो लॉन्गिट्यूडनल है उसी को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, या इसी को क्या बोलते हैं? पैनल रिसर्च है। पैनल रिसर्च। अब ध्यान रखो, आपको क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? टाइम कम लगता है, समय यहाँ पे कम लगता है। अब दूसरा ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करता है। यहाँ पे क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम, विशिष्ट समय पे पर्टिकुलर टाइम की बात होता है, विशिष्ट समय की बात। क्योंकि एक ही समय पे क्या करो? बहुत सारे चरों का अध्ययन कर रहे हो। अब वो पर्टिकुलर टाइम तो हुआ, समझो एक विशिष्ट समय तो हुआ। यहाँ पे क्या होता है? सैंपल अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चर का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका सैंपल क्या बहुत अधिक है, तो मतलब सैंपल क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। परिभाषा से ही आप समझो इस चीज़ को, सैंपल अलग अलग हो सकते हैं। सैंपल मतलब जो आप क्या कहते हैं? आप जो चर उठाए हैं, जो चर आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका चर अलग अलग हो सकता है। सैंपल उसी को कह रहा है, सैंपल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते। अब ध्यान रखो, जो चौथा है, इसमें कारण प्रभाव नहीं होता है। आप एक ही समय पे बहुत सारे जब चरों का अध्ययन कर रहे हो, तो क्या इसमें कारण प्रभाव आएगा? नजर नहीं आएगा। जब किसी चीज़ पे लंबे समय तक अध्ययन करते हो, तो उस पर कारण प्रभाव नजर आता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, ठीक, तो आप यूपीएससी की जब तैयारी करते हो, आज आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना स्टार्ट की, 4 साल बाद उसके क्या होंगे? प्रभाव देखेंगे कि आप तैयारी कहाँ थे, पहले 0 लेवल पे थे, अब 4 साल बाद जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या है? प्रभाव आ रहा है। वो आपका रिजल्ट ही बोलता है कि आप अच्छे से पास हो गए, ठीक। उसी को क्या कह रहा है? लॉन्गिट्यूडनल आपका क्या होता है? लंबे समय तक जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? कॉज इफेक्ट दिखता है। और जब छोटे टाइम के लिए, तो क्या इफेक्ट है? कॉज दिखेगा आपका। तो यहाँ पे कारण प्रभाव नहीं होते हैं, कारण प्रभाव नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ, कारण को क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। कारण को कॉज, प्रभाव को इफेक्ट नहीं होते हैं। अब ध्यान रखो, एक यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो एक से अधिक चर होते हैं, एक से अधिक चर होते हैं।
क्योंकि बहुत सारे चरों का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दो, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, टाइम आपका समय जो होता है अधिक लगता है, समय आपका क्या लगेगा, अधिक लगेगा। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जहाँ समय अधिक लगेगा वहाँ पैसा भी अधिक लगेगा, कॉस्ट जो आता है आपकी मेहनत भी अधिक लगेगी। जहाँ समय कम लगेगा वहाँ पे पैसा आपका धन भी कम लगेगा और जो श्रम होगा वो भी कम लगेगा। तो ये तीनों एक साथ चलते हैं। समय अगर अधिक है तो धन भी अधिक लगेगा, मेहनत भी अधिक लगेगी। समय कम है तो मेहनत भी कम, धन भी कम। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अधिक लगता। अब ध्यान रखो, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, एक इंटरवल की बात करता है। अधिक समय जैसे इसमें समझो, इसमें क्या होता है, मंथ, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। मंथ, मंथ को एम लिखते हैं, ईयर को वाई लिखते हैं, और दशक हो सकता है। आप 10-10 साल तक क्या करते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक ना। अब ध्यान रखो, जो दूसरा पॉइंट है ये पर्टिकुलर टाइम की बात करता है। लॉन्गिट्यूडनल आपका क्या करता है, गैप। यहाँ पे क्या होता है, इंटरवल की बात होता है। अब समझो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एक चर का आप अध्ययन कर रहे हो। आज आप इसे, मान लो एक गरीब, मतलब वो चीज़ है, वो अनपढ़ है, ठीक ना। आप उसको मतलब जागरूकता कम है उसके अंदर, तो आप पहले 1 महीना स्टडी किए, फिर बाद में क्या किए, रुक के आप उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाए, जागरूकता पैदा किए, तो क्या हो रहा है उसके अंदर जागरूकता पाए। अब उसी का क्या कर रहे हो, 2 महीने बाद क्या कर रहे हो, आप उसका स्टडी कर रहे हो, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरवल होता है। आप गैप कर रहे हो उसके बीच में, तो इंटरवल की बात करता है, इंटरवल की बात करता है। इंटरवल मतलब क्या होता है, गैप, बीच में गैप होता है। गैप मतलब कुछ समय तक छोड़ दो उसे, गैप की बात। अब ध्यान रखो, यहाँ पे सैंपल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही चर का अध्ययन कर रहे हो तो सैंपल एक ही होता है। जो आपका सैंपल है या चर है एक ही होता है, सैंपल एक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होता है, कारण प्रभाव स्पष्ट होते हैं। कारण प्रभाव स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अब आप समझो इस चीज़ को, आज आप अब एकदम दुबले पतले हो, ठीक। तो आप आज से जाना जिम स्टार्ट किए। आज आपका कारण क्या है, आप पतले दुबले हो, आप जिम जाना स्टार्ट किए। अब आप 6 महीना आप अपने आप को देखो, आपके अंदर शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही चर आपका है, क्यों, आप ही सिर्फ हो। तो जब एक ही चर पे अध्ययन करोगे, अब ध्यान रखो, यूपीएससी का एग्जाम्पल दिए थे, तो आज आप क्या हो, मतलब आप जीरो हो, आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जब यही कारण क्या कर रहा है, इफेक्ट, मतलब रिजल्ट जब उसका अच्छा आता है तो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो एक ही व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है एक ही चीज़ को लेके, तो क्या होता है वहाँ पे कॉज इफेक्ट दिखता है। तो कॉज इफेक्ट को क्या कहते हैं, कारण को कॉज कहते हैं, प्रभाव को इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट स्पष्ट होते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे केवल एक चर होते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल में अधिक चर होते थे। यहाँ पे केवल एक चर, केवल एक चर होते हैं, चर होते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपको अंतर एकदम, मतलब आप समझो इस चीज़ को, उसकी परिभाषा से आप अंतर समझ जाओगे। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या होता है। क्योंकि आप परिभाषा में क्या दिख रहा है, आप क्रॉस सेक्शनल का परिभाषा याद करो, एक ही समय पे क्या हो रहा है, बहुत सारे चरों का अध्ययन कर ले रहे हो। तो ध्यान रखो, समय कम लगेगा, पर्टिकुलर टाइम की, क्योंकि एक ही समय पर्टिकुलर टाइम हो गया। 1 मिनट। अब ध्यान रखो, यहाँ पे कारण प्रभाव, जब एक ही समय पे क्या करोगे, जब चरों का अध्ययन करोगे तो क्या होता है, आप कारण प्रभाव नहीं पता लगा पाओगे। एक ही चर, एक से अधिक चर होते हैं, तो ये क्या हो रहा है, परिभाषा के आधार पर क्या कर रहे हैं, अंतर निकाल ले रहे हैं। तो ध्यान रखो, जो रिसर्च ओनियन मॉडल का जो छठवां स्टेप आपका है, छठवां स्टेप आपका, 6th स्टेप, टेक्निक और प्रोसेस है। टेक्निक और टेक्निक, टेक्निक हो गया, एंड प्रोसीड्यूरस,
अब ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं, तकनीकी और प्रक्रियाएं। तकनीकी और प्रक्रियाएं। इसमें क्या किया जाता है, डाटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा और उसको कैसे विश्लेषण होगा, इसके बारे में होता है बात। यहाँ पे समझो आप लोग, डाटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, डेटा डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा। देखो रिसर्च में जो डाटा DATA होता है वो डेटा उसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि डाटा नहीं उसको बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, किया जाएगा, और कैसे डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, और डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। कैसे विश्लेषण किया जाएगा, कैसे विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, किया जाएगा। अब इसमें ध्यान दो कौन कौन से, यहाँ पे क्या क्या होता है, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, जो इसके अंदर होता है टॉपिक। अब यहाँ पे ध्यान रखो, डेटा कलेक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। आप जो रिसर्च कर रहे हो, आप डेटा कहाँ से ले रहे हो, प्राइमरी डेटा ले रहे हो, सेकेंडरी डेटा ले रहे हो, ये चीज़ को ध्यान रखता है। डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग को आगे पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान रखो, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। अब ध्यान रखो, डेटा कलेक्शन, डेटा जो होता है दो तरीके की होती हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं डेटा के बारे में भी। डेटा जो होता है दो तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। पहला प्राथमिक डेटा, दूसरा आपका द्वितीयक डेटा। पहला आपका प्राइमरी या इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक डेटा। प्राथमिक डेटा। जो दूसरा आपका है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी या इसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक डेटा, द्वितीयक डेटा। अब ध्यान रखो, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब आप इस चीज़ को समझो, जो आप डेटा पहली बार उपयोग कर रहे हो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो प्राथमिक डेटा इकट्ठा किया गया, जब आप उसका दोबारा उपयोग कर रहे हो उसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। प्राथमिक शोध द्वारा एकत्रित जानकारी का क्या करते हो, आप दूसरी बार उसका उपयोग करते हो, उसी को द्वितीयक डेटा कहते हैं। अब समझो इस चीज़ को, इसमें अंतर समझो। यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक डेटा। अब जो दूसरा आपका है द्वितीयक डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब ध्यान रखो, प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं। अब ध्यान रखो, प्राथमिक जो जानकारी होती है प्राथमिक डेटा कहलाती है। प्राथमिक जानकारी या इसी को क्या कहते हैं, जिस डेटा का पहली बार प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक डेटा होता है, या पहली बार प्रयोग इसको कहेंगे। शॉर्ट टाइप में जिस डेटा का पहली बार प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक डेटा। पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग। अब ध्यान रखो, जो प्राथमिक डेटा का दूसरा चीज विशेषता है, यह क्या होता है, कच्चा डेटा होता है। कच्चा डेटा या इसी को क्या कहते हैं, रॉ डेटा, रॉ डेटा। अब जो तीसरा इसके विशेषता है, यह ध्यान रखो, जो आंकड़ा है स्वयं शोधकर्ता द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है।
इसे स्वयं शोधकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाएगा। स्वयं शोधकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखो, क्योंकि प्राथमिक डेटा है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि जब क्या होता है प्राथमिक डेटा होता है तो स्वयं शोधकर्ता क्या करता है, उसका प्रयोग करता है, पहली बार ही प्रयोग करेगा, क्योंकि कोई और प्रयोग करके रखा है नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, प्राथमिक डेटा हो गया। अब ध्यान रखो, इसमें जब प्राथमिक डेटा का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, समय क्या होगा आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहली बार आप खोज रहे हैं उसको, क्योंकि पहली बार जब प्रयोग करेंगे तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या ये है। तो ध्यान रखो, समय आपका क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, समय अधिक लगेगा। और मेहनत या श्रम, इसको क्या, मेहनत या श्रम क्या होता है, वो भी अधिक लगेगी, क्योंकि पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो खोजेंगे भी, तो मेहनत क्या हो रही है आपकी, लगेगी अधिक। और पैसा या इसको क्या कहते हैं, धन भी क्या होगी आपकी, अधिक लगेगी। तो ये कॉमन सा है, जहाँ समय अधिक लगेगा श्रम और धन भी वहाँ तुरंत अधिक हो जाएगा। अब ये ध्यान रखो, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, प्रोसेस है आपका क्या होगा, प्रक्रिया। जब प्राथमिक डेटा का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रोसेस बहुत धीरे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो प्रक्रिया क्या होगी आपकी, धीमी होगी, धीमी प्रक्रिया है इसकी, धीमी प्रक्रिया। अब आते हैं अपने द्वितीयक डेटा पे। द्वितीयक डेटा क्या होता है, यह प्राथमिक शोध द्वारा, एकत्रित जानकारी का प्रयोग करता है। एकत्रित या इकट्ठा या कलेक्टेड, एकत्रित जानकारी का प्रयोग करता है, जानकारी का प्रयोग करता है। अब ध्यान रखो, जैसे एग्जाम्पल आप समझो, इंटरनेट आपका क्या है, सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेट जो भी चीज़ आप मौजूद है वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक। आप बुक जो भी पढ़ वो सेकेंडरी डेटा है। आपका रिसर्च पेपर भी क्या है, सेकेंडरी डेटा है। लिटरेचर रिव्यू जितना करोगे आप वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। जनगणना आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। आप क्योंकि जनगणना पहले सो चुकी है, तो आप उस डेटा को उठा रहे हो, जब डाटा कलेक्शन कर रहे हो तो क्या करो, वो सेकेंडरी डेटा हो गया आपका। तो ध्यान रखो इस चीज़ को, बुक हो गया, इंटरनेट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब सेकेंडरी डेटा है। अब आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड इसकी विशेषता है, जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं इसमें। ये ध्यान रखना आपका, यह किसी दूसरे का, यह स्वयं शोधकर्ता नहीं प्रयोग करता है, दूसरे शोधकर्ता के जानकारी को प्रयोग करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी दूसरे के द्वारा, अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, समय कम लगेगा। समय क्या होगा आपका, कम लगेगा। श्रम भी क्या होगा आपका, कम लगेगा। जो वो क्या होता है, धन भी क्या होगा आपका, कम लगेगा। अब ध्यान रखो, जो इसकी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा इसका, ये बहुत तेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपको खोजना नहीं है। डाटा को सिर्फ आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद डेटा आप वहाँ से उठा लीजिए, तो क्या होगा, धीमी प्रक्रिया लगेगी, मतलब ये क्या होगा, समय बहुत कम लगेगा। तो ये तेज प्रक्रिया होगी, तेज व आसानी प्रक्रिया है, तेज व आसानी प्रक्रिया। ये आपका रिसर्च ओनियन मॉडल जो सैंडर्स द्वारा दी गई थी, सैंडर्स और थॉर्न हिल्स द्वारा। तो ध्यान रखना, ये आपका रिसर्च ओनियन मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और समझ लेते हैं, जो आपका है एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है। एम्पिरिकल रिसर्च को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।